हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर रिव्यू। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन ये है कि उसमें आपको MPFA जो हमारा एग्रीमेंट है और मेजर माइक्रो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी के, उसके ऊपर बताने हैं आपको चीजें, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम मेजर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसका बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि इंक्लूड करता है इसमें हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, साथ ही साथ जो डिस्काउंटेड रेट होता है और जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो चीज हमारा इंक्लूड होता है इसमें मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसीज में। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिक्टेट करती हैं द अमाउंट ऑफ फंड्स बैंक मस्ट होल्ड इन रिजर्व। मतलब एक अमाउंट फिक्स होता है जो बैंक्स के पास किसी भी शर्त पे होना ही चाहिए, भले ही आपने किसी को भी जितना भी लोन दे रखा है या कुछ भी, बट एक फिक्स अमाउंट होता है जो इससे ज्यादा, इससे कम अमाउंट बैंक नहीं रह सकता, उतना रखना ही रखना उसको, लाइक उसको अनिवार्य है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मॉनेटरी MPFA की बात करें तो ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंट्री के गवर्नमेंट, जो कंट्री के गवर्नमेंट होता है उसके बीच में, और जो सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, उसकी आउटलाइन जितनी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है द अप्रोचेज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ISI के बारे में बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कैसे ये जो है हमारे जो सॉरी, ये हमारे एक्सपर्ट जो है एक्सपोर्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें, इंपोर्ट ना करें, उस चीज पे ध्यान देते हैं जो ISI है। ठीक है, इसका एम बेसिकली यही होता है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ना इंपोर्टेड गुड्स पर, मतलब दूसरी जगह से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको कम किया जा सके और जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर भले ही सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला, मतलब यहाँ पे ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है एग्रीकल्चर में। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि देश की जो GDP होती है उसमें सबसे ज्यादा कम भागीदारी जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ही होती है। क्योंकि आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि एग्रीकल्चर में जहाँ 5 लोगों की जरूरत है वहां 10-10 लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास कोई रोजगार नहीं है। दैट्स वाई, तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं भले ही रोजगार ज्यादा देती है बट GDP में सबसे ज्यादा, सबसे कम इसी का ही इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ये एग्जांपल देते हुए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द थियोरेटिकल रेशनल प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कहीं जब बड़े जो इंडस्ट्री होती है ना, उनको भी कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती है उनकी आवश्यकता होती है। और देश की GDP में ना जो हमारा जो स्मॉल स्केल के जितने भी इंडस्ट्रीज होती है उनका बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। बिकॉज आप देखेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट ना करें, मतलब सॉरी इंपोर्ट ना करें, तो दूसरी जगह से हमें चीजें ना लानी पड़े। इस चीज पर काम करते हुए जो हमारी जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं वो काम करती हैं। और हमारी जो, मतलब पहले किसी बड़ी चीज को बनाने के लिए जो छोटी छोटी चीजें हमें आवश्यकता होती है वो हमें स्मॉल स्केल की चीजें हमें प्राप्त करवा देती है, ताकि हम चीजों को ज्यादा इंपोर्ट ना कर सके और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गई, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, सो ये प्रमोट करते हैं बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, भले ही ये स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज क्यों ना हो। बट एडिशनली जो बड़े स्केल के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन द थियोरेटिकल रैशनल फॉर द प्रमोशन ऑफ SSIS। तो अगेन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री को जो के लिए जो पॉलिसी है वो 2017 में बनाई गई थी। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था सेवरल मेजरमेंट्स के साथ, ताकि सपोर्ट किया जा सके जितने भी स्मॉल और टाइनी एंटरप्राइजेज है ना, SSI के जितने भी स्मॉल सेक्टर्स हैं, सॉरी, उनको हेल्प की जा सके और उनको आगे बढ़ावा दिया जा सके, ताकि इकोनॉमिकली ग्रोथ भी हो और उनको भी हेल्प मिले इस चीज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी। मॉनेटरी बेस क्या होता है? बेसिकली ऑल्सो नोन, इसको एक और मनी सप्लाई बेस की तरह भी जाना जाता है, जिसको हाई पावर मनी भी कहते हैं। ठीक है, ये कंप्राइज करता है करेंसी इन सर्कुलेशन एंड कमर्शियल बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो इंश्योर करता है हमारा जो मॉनेटरी बेस होता है वो।
ठीक है, तो ओवरऑल जो लिक्विडिटी है इन द इकोनॉमी वो इस चीज पे इन्फ्लुएंस होती है। सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है द मॉनेटरी बेस थ्रू टूल्स लाइक जैसे हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ मनी होता है, इन सभी का यूज करते हुए जो हमारा सेंट्रल बैंक है इन सभी का कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिशल पॉलिसी? बेसिकली ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनकी अगर हम बात करें तो इंक्लूड करता है हमारा प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, और कंट्रोल करता है हमारा इन्फ्लेशन को, रिड्यूस करता है जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करने पे ध्यान देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ध्यान देता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे ध्यान देता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको अपने वर्ड्स के साथ यूज करके, इन वर्ड्स का यूज करके अच्छा सा एक आंसर फ्रेम करना है और एग्जाम में लिखना है, और इन वर्ड्स को जरूर यूज करना है आपके एग्जाम में, ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। तो ये बिकॉज ये ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जिनसे जिनके अंदर ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, तो इससे आप बहुत अच्छा खासा एक आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी बेस ऑफ इकोनॉमी। देखिए मॉनेटरी बेस क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में इंक्लूड कर सकते हैं आप उसके अंदर करेंसी के सर्कुलेशन को, करेंसी किस तरीके से सर्कुलेट हुई है, ठीक है, प्लस रिजर्व जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के अंतर्गत उसकी क्रूशियल कंपोनेंट को देख सकते हैं, मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन अमाउंट, ठीक है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल है, बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, एक जो फिक्स अमाउंट बैंक को रखना होता है वो रखा है कि नहीं बैंक ने, वो सारी चीज जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो सब चीज देखता है, ठीक है, जो आरबीआई है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन कवर्स द स्मॉल सर्विसेज सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। तो इन इंडिया की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल सर्विस सेक्टर है उसके एस्टैब्लिशमेंट में जो हमारी प्राइमरी कवर्ड होती है ना वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है फॉर, जैसे कि हमारा हो गया प्रोविडेंट फंड, हो गया मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इसके थ्रू जो हमारा लेजिस्लेशन वो मैंडेट करता है प्रोविडेंट फंड को, पेंशन को, डिपॉजिट्स को, ठीक है, ये सभी आपको पता होगा किस तरीके से सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी दी जाती है सर्विसेज के अंदर पर। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालाइज द ट्रेंड इन द टेंडेंसी इन इंडिया। ठीक है, टेंडेंसी ट्रेंड्स क्या है, बेसिकली ये इवॉल्व करता है विद द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन और चेंजेस इन लैंड ओनरशिप पैटर्न। जो लैंड के ओनरशिप होते हैं जिनका, और जो ओनर होते हैं उसके पैटर्न में चेंज करता है, अर्बनाइजेशन के लिए बढ़ावा दिया है, ट्रेडिशनल जितने भी लैंड है ना उसको लीज करता है अरेंजमेंट करते के साथ साथ, कि गिवन वे टू मोर फॉर्मलाइज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज वर्क करती है ट्रेंड्स इन टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन व्हाट वे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एफपीओस के नाम से भी जानते हैं, आर इम्पोर्टेंट रिफॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एग्रीगेशन इन इंडिया। ऑफ कोर्स ये अपने आप में बहुत क्रूशियल है और एग्रीगेटिंग है, बिकॉज ये स्मॉल फार्मर्स के साथ साथ इनेबल करते हैं देम टू कलेक्टिवली एक्सेस बेटर रिसोर्स, ताकि इनको बेटर रिसोर्स मिल सके फॉर खेती करने के लिए, कि वाटर से, ठीक है, नेगोशिएट कर सके प्राइस को, इम्प्रूव कर सके, जो मार्केट तक उनकी पहुंच बढ़ सके, उसको बढ़ावा दे सके, इस चीज के लिए जो हमारा एफपीओ है वो वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिंग्विश ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें डिस्टिंग्विश करना है इन सभी पे, ठीक है, तो गुड्स एंड मार्केट फैक्टर्स पे सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो गुड्स मार्केट इन्वॉल्व करता है हमारा बाइंग एंड सेलिंग। आप सभी को पता होगा किसी भी चीज को खरीदना या फिर बेचना वो हमारा होता है गुड्स और मार्केट्स, ठीक है, जैसे कि फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए, ठीक है, वाइल जो दूसरा हमारा फैक्टर है मार्केट, वो डील करता है ट्रांजेक्शन को, चाहे वो प्रोडक्शन हो गया, फैक्टर्स लाइक जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, इस चीज पे हमारा कौन ध्यान देता है, मार्केट डील करता है, ठीक है, और गुड्स मार्केट में क्या होता है कि हम चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर में क्या फर्क होता है, रियल सेक्टर प्रेटेंड करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, जो हमारी गुड्स और सर्विसेज है उसका कंजप्शन किस तरीके से हो रहा है उस चीज को इन्वॉल्व करता है। वेयर एज अगर हम मॉनेटरी सेक्टर की बात करें तो हमारा जो मॉनेटरी सेक्टर है वो डील करता है बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स को, बैंकिंग हो गया, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गए, मॉनेटरी से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज है उसको फॉलो करना, बैंक से रिलेटेड चीजों को करना, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है मॉनेटरी सेक्टर, ठीक है, मॉनिटर करना। और जो हमारा रियल सेक्टर है वो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, रीजनलिज्म बेसिकली फोकस करता है हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, कोऑपरेट करना, ताकि हमारे जितने भी ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमेस है कंट्रीज को लेकर लेकर वो सारी चीजें, ठीक है, वाइल जो हमारा मल्टीलेटरलिज्म है वो इन्वॉल्व करता है हमारा मल्टी कंट्रीज को, ठीक है, और वर्क करना ताकि हम ग्लोबली चीजों को वर्क कर सके और ग्लोबल जितने भी इश्यूज है उसको खत्म कर सके। तो ठीक है, इसके नाम से आप ध्यान रख सकते हैं मल्टी
मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, जो हमारा ग्लोबली वर्क करता है, ठीक है, और रीजनलिज्म मतलब एक ही रीजन के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है? जो हमें अलाउ करता है रेजिडेंट्स को टू एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड्स में, ठीक है, विद सर्विसेज विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वाइल जो हमारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होता है वो हमें परमिट देता है टू द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट्स की, एक तरीके का परमिट आपको मिल जाता है कि आपका जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोन हो सकता है, ट्रांसफर अक्रॉस बॉर्डर्स बॉर्डर्स के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें, ठीक है, ये हमारा कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी होता है, ठीक है। और करंट अकाउंट सॉरी करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होता है जो हमें एंगेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंतर्गत। सो आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इनके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट कोड के अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन चीजों को लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी पार्ट सेकंड के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।